डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे जो हमारा डिज़ाइन स्टेप्स डिज़ाइन प्रोसीजर था हमारा। एक प्रॉब्लम्स थी जिसमें हमें क्लियर स्पैन गिवन था 3 मीटर और लाइव लोड गिवन था 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब स्क्वायर और हमें ग्रेड दी थी M20 ग्रेड कंक्रीट की और Fe415 स्टील ग्रेड दी थी। तो हमने स्टेप वाइज कैलकुलेशन की थी। तो स्टेप नंबर 8 तक हमने कैलकुलेशन की थी। एक स्टेप नंबर 8 तक हमने जो स्टेप वाइज प्रोसीजर था वो हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जैसे हमने लास्ट स्टेप में लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था स्टेप नंबर 8 में एरिया ऑफ द मेन स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ मेन स्टील हमने कैलकुलेट किया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हम कैलकुलेट करेंगे। स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब है हमारे पास है। ठीक है। उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए अगर हम बात करें तो क्या रहती है 0 जो हमारा परसेंटेज है 12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या है जो एरिया रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज इक्वल टू 0.12 B into D by 100। ठीक है जी। 0.12 इंटू विड्थ ऑफ द बीम हम पर मीटर विड्थ हम लेके चल रहे हैं। यानी कि अगर हम स्लैब की विड्थ जो हम स्टेप नंबर 1 में आपको बताया 1 मीटर विड्थ हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो विड्थ हमारे पास 1 मीटर है तो हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी 1000 mm। ठीक है जी। और डेप्थ हमारे पास कितनी है 150 mm ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारे पास कितना रहता है वो यहाँ पे 180 mm स्क्वायर आ गया है। यहाँ पे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ये हम यूज करते हैं फॉर HYSD स्टील। HYSD स्टील अगर यहाँ पे माइल्ड स्टील होता तो यहाँ पे आ जाता 0.15 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्लैब बाय 100। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने HYSD स्टील के लिए ये हमारे पास एरिया आ गया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का रिक्वायर्ड एरिया 180 mm स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम प्रोवाइड करें एरिया जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टील का हम यहाँ पे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टील कितना आया है हमारे पास 180 एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टील हमारे पास आया 180 mm स्क्वायर। तो आगे बात करें तो हम यहाँ पे कितने हम mm का सरिया है जो यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में। अगर हम जैसे हमने मेन स्टील की बात की तो मेन स्टील में हमने 10 mm का सरिया यूज किया। तो यहाँ पे अगर हम 8 mm का कर लें तो भी हम चल जाएगा क्योंकि हम हमारा जो 10 mm 8 mm और 12 mm का ही हम यहाँ पे स्लैब में यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर 8 mm का यूज करें तो हमारे करेंगे तो यहाँ से स्पेसिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया ऑफ 1 बार आ जाता है तो अगर हम करते प्रोवाइड करें प्रोवाइडिंग 8 mm dia bars providing 8 mm dia bars as distribution steel ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 mm dia bars के हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 1 बार कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ 1 बार। तो एरिया ऑफ 1 बार क्या होता है हम डिनोट करते हैं A5 से। A5 इज इक्वल टू रहेगा हमारा π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी हमारे पास कितना एरिया ऑफ स्टील हमने कितना यूज किया 8 mm तो 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है एक A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन हमारी आएगी 50.26 mm स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है किसके लिए एरिया ऑफ 1 बार। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई तो हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 8 mm डाया बार से तो हम
निकाल सकते हैं A5 इंटू विड्थ ऑफ द स्लैब, स्लैब B क्या है, या तो विड्थ ऑफ द स्लैब जो हमारी क्या है 1000 mm है, ठीक है, यानी कि 1 मीटर है। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, एरिया बाय एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया जो रहेगा वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो आई है यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है जी, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 8 mm डाया बार अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू A5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, A5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कितनी 50.26, और B हमारे पास कितना है, B हमारे पास कितना है 1000 mm यानी कि 1 मीटर, और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना निकाला, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 180 mm स्क्वायर हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाला है, ठीक है जी। तो इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ से आ सकती है, तो 279.22 आ गया, 279.22 mm, ठीक है जी, तो वैल्यू यहाँ से आ गई है। ओके, तो 275 mm हमारी अगर हम बात करें तो 275 mm हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो ये स्पेसिंग भी हम चेक कर लेते हैं, इट शुड बी लेस देन, क्या होनी चाहिए 275 mm क्या होनी चाहिए, ये लेस देन होनी चाहिए, किससे जो हमारी टर्म है, जैसे हमने मेन स्टील में भी देखा था इट शुड बी लेस देन 3D और 300 mm, तो हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर रही थी। तो इसमें भी हम यही चीजें देखेंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए क्या रूल रहेगा वो देखते हैं। इट शुड बी लेस देन, यानी कि हमारी जो स्पेसिंग है वो क्या लेस देन किससे होनी चाहिए, नंबर 1 5 into D, यानी कि 5 times of D, 5 into D इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कितना है 120 है, इंटू 120, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 120 को इंटू करेंगे 600 mm, तो 600 mm से हमारी जो स्पेसिंग है कम है ना 275 mm है, तो सही है। और दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या है 450 mm, तो 450 mm से भी कम होनी चाहिए, तो 450 mm से भी हमारी जो स्पेसिंग है वो कम है, तो दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है जी, हेंस इट इज ओके। हम यहाँ पे बात लिख सकते हैं, हेंस जो 75 mm हमारे पास से आई है स्पेसिंग, तो यह क्या है, हेंस इट इज ओके, ठीक है जी, हेंस इट इज ओके। प्रोवाइड करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में 8 mm डाया बार का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यूज करेंगे और 275 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी, ठीक है जी। तो ये बात भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या रहेंगे, प्रोवाइडिंग 8 mm डाया बार्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टील at the rate 275 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो ये बात भी हमें लिखनी होती है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने कैलकुलेट किया, कैसे किया ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये आपका एक क्या है टर्म है, याद रखना है आपको। तो 180 mm हमारा क्या आया था डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ओके। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को। तो ये हमारा था मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे शेयर के बारे में। तो शेयर अगर हम देखें तो शेयर, जब भी हम शेयर के चेक करते हैं तो शेयर चेक के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, जहाँ शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट है, जहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, यानी कि टाउ वी टाउ सी मैक्स की वैल्यूज जो हैं वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो फाइंड आउट करेंगे और उनकी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम शेयर के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे स्टेप नंबर 10 में हम जानेंगे।
स्टेप नंबर 10। ओके, तो स्टेप नंबर 10 में हम सीखेंगे चेक फॉर शेयर। तो शेयर चेकिंग के लिए हमें टाउ वी, टाउ सी मैक्स की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल सेक्शन पे क्या करेंगे, हमारी जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स है एट क्रिटिकल सेक्शन वो हमें पता होना चाहिए, वी यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वी यू की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम टाउ वी की वैल्यू को निकालना आसान रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन मैंने अगर बीम के केस की बात करें तो बीम के केस में भी हम क्रिटिकल सेक्शन पे हमारी जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स है वो हम निकालते हैं क्रिटिकल सेक्शन पे। तो उसी तरह से हम स्लैब के केस में भी निकालेंगे, वही हम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो क्या है हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ पे लाई करेगा, वो हम ऑलरेडी जो हमारे स्पेसिफिकेशन है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर, द क्रिटिकल सेक्शन for shear at a distance is at a distance d, is at a distance d, that is तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी कि d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। ठीक है जी। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब यहाँ पे कितने हैं 120 mm, 120 mm from the inner face, from the inner face of support, inner face of support and और दूसरा क्या है, तो ये हमारी क्या है क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे लाई करता है। जो हमारा शेयर है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इज एट अ डिस्टेंस d, यहाँ पे डिस्टेंस d पे फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द सपोर्ट। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, दूसरी हम जो हम अप्लाई कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन को, दूसरा क्या है जो हमारी सेंटर ऑफ सपोर्ट से जो हमारी डेप्थ है उसके हाफ अगर हम कर दें यानी कि 220 mm। ठीक है जी। तो दूसरा क्या है 120 mm, तो हमारा क्या है डेप्थ है प्लस 120 mm हमारे पास डेप्थ है, प्लस जो हमारा क्या है बीरिंग है उसके सेंटर से बाय 2 कर दें, यानी कि ये हमारा क्या है वही किया है यहाँ पे भी। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इज एट ए डिस्टेंस d, दैट इज 120 फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द सपोर्ट। तो इनर फेस ऑफ द सपोर्ट से अगर हम देखें तो प्लस 120 हमारे पास क्या कर दें डेप्थ कर दें, तो बीरिंग से हाफ तो वो डिस्टेंस तक हमारा क्या रहता है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है जी। तो क्रिटिकल सेक्शन हमें पता चला ये 200 कहाँ से आया, बीरिंग से। ठीक है जी। तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है यानी कि ये अगर हमारे पास स्लैब है, ये स्लैब की क्या है हमारी बीरिंग्स हैं जो हमारी वॉल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो ये बीरिंग्स हमारी क्या है, ये सेंटर से लेकर, इस सेंटर से लेकर हमारी जो बोला गया है तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इज एट अ डिस्टेंस d, d डिस्टेंस जितनी इफेक्टिव हमारे पास डेप्थ है स्लैब की वो, और प्लस में क्या है हमारा सेंटर से लेकर इनर फेस ऑफ द सेंटर, जब सेंटर से लेकर हमारी जो रहेगी तो सेंटर हमारा यहाँ पे कितना है, टोटल कितना है 200 mm, 200 mm है। तो यहाँ पे ये वाला कितना बचा अगर सेंटर से तो 100, और प्लस में हमारी जो डिस्टेंस d तक जितनी हमारी इफेक्टिव डेप्थ रहेगी तो d हमारे पास यहाँ पे होगा, तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन जो है लाई करेगा। ठीक है जी। तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या है वहां पे लगेगा, तो कितना होगा यहाँ पे 120 प्लस 100 220 mm हमारा क्या हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। ठीक है जी। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, चाहे बीम का केस हो चाहे हो स्लैब का केस। ओके। तो यहां से हम फैक्टर्ड शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, तो क्रिटिकल सेक्शन फैक्टर्ड शियर फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें यानी कि वी यू की
की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या टर्म रहती है, WL/2, WU/2, यानी कि हमारे पास कंसंट्रेटेड लोड से अगर हम देखें ये हमारी टर्म यूज कर सकते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स को क्रिटिकल सेक्शन पे, किसी भी क्रिटिकल सेक्शन पे अगर डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास WU, ये सिंपली स्पोर्टेड अगर हमारे बीम के केस है तो यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन पे अगर निकालते तो WU/2 जितनी डिस्टेंस है वो माइनस करनी पड़ेगी ना, WU into x, ठीक है जी, WUX। तो ये हमारी क्या होगी टर्म यूज करेंगे। तो कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 0 पॉइंट वैल्यू कितनी है WU की, अभी 9375 हमने निकाल रखी है। फैक्टर डिजाइन लोड जो हमने निकाला था फैक्टर 9375 आया था, इनटू इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब कितना है 3.12। हमने लास्ट जो डिस्कस किए थे स्टेप्स उसमें हम कैलकुलेट कर चुके हैं बाय 2 माइनस 9375 इंटू एक्स। यहाँ पे अब एक्स देखिए किस डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, हम 220 mm, तो 220 ये सारी हमारी वैल्यू जो मीटर में है तो हम इसको भी मीटर में ले लेते हैं। तो 220 को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 220 mm जो था जिसको हम 0.220 लिख सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये टर्म है हमारी। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं VU की वैल्यू फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है यहां से VU की 12562.5 न्यूटन। ओके, तो ये वैल्यू है हमारे पास VU। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। एट क्रिटिकल सेक्शन हमारी जो फैक्टर्ड शियर फोर्स आ रही है ये वैल्यू रहेगी। अब हम यहाँ पे नॉमिनल शियर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ V की वैल्यू। तो टाउ V की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास VU की वैल्यू चाहिए थी। तो VU की हमने फैक्टर्ड शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टाउ V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टाउ V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो टाउ C मैक्स की वैल्यू हम डायरेक्टली कोड से 4562000 से कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करने के बाद हम टाउ C की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाउ C की वैल्यू परसेंटेज ऑफ स्टील और हमारे जो ग्रेड ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उस पर डिपेंड करती है। तो जो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो वैल्यूज रहेंगी टाउ C की वो कोड से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में स्टेप नंबर शेयर के लिए, तो टाउ VU की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हम यहां से नॉमिनल की वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ V की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो टाउ V की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रूल रहता है, VU डिवाइडेड बाय B इंटू D। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। VU की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, फैक्टर्ड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन आया था हमारे पास 12562.5 न्यूटन। विड्थ ऑफ द बीम 1000 है। ठीक है जी, विड्थ ऑफ द बीम 1 मीटर है, तो डेप्थ ऑफ द 120 है। ठीक है जी। तो यहां से हम टाउ V की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास ये आफ्टर द कैलकुलेशन क्या वैल्यू आएगी, आफ्टर द कैलकुलेशन 0.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया है। और दूसरा ये हमारा क्या है टाउ V नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और दूसरा है हमारे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ C मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाउ C मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोड की हेल्प लेंगे। कोड से हमारी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 4M20 कंक्रीट हमारा टाउ C मैक्स की वैल्यू रहती है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती है। 4M20 कंक्रीट, तो M20 कंक्रीट के लिए हमने वैल्यू यहां से टाउ C मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ये टाउ C वैल्यू क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट। ये बात ध्यान रखना,
ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। टाउ सी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम shear stress इन कंक्रीट। ठीक है जी। तो अब हमने टाउ वी और टाउ सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और हमारे टाउ वी और टाउ सी मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो अब हम क्या करेंगे, टाउ सी जो हमारी वैल्यू है, टाउ सी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। जो नंबर 3 पे हम क्या करते हैं, टाउ सी की वैल्यू यानी कि shear stress इन कंक्रीट, shear stress इन कंक्रीट। तो shear stress को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये हमारी नॉमिनल shear stress थी, टाउ सी मैक्सिमम shear stress, और ये हमारी क्या है, shear stress इन कंक्रीट। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम डिपेंड करते हैं परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अब हम बात करते हैं कोड पे, जो अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज पे हम डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज निकाल लें सबसे पहले। तो परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे स्लैब है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड किया गया है और मेन स्टील भी प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगी, 100 × AS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्लैब। तो ये रूल से हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म से हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील। तो यहाँ से अगर AS की वैल्यू की फाइंड आउट करें तो क्या रहेगी, यहाँ से हम AS की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। AS इक्वल टू क्या रहेगा, जो एरिया ऑफ स्टील क्या रहेगा, AS क्या, एरिया ऑफ स्टील क्या रहेगा हमारे पास 78.5 B इंटू जो हमारे B इंटू जो हमारा 78.5 वैल्यू हमने निकाली थी एरियाज की, बाय अगर हम उसको टोटल जो हमारे एरियाज हैं तो हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ सकती है 78.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 280 mm² हमारी वैल्यू थी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो ठीक है जी। तो यहाँ से B इंटू डी, यहाँ पे B इंटू डी है, AS की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे B इंटू डी है तो यहाँ पे 280 ही आएगा। तो AS की वैल्यू हमारी 280 mm² थी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आई है AS की वैल्यू 140 mm²। ठीक है जी। तो 140 mm² जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर देंगे तो परसेंटेज आएगी, परसेंटेज इक्वल टू 100 इंटू 140 डिवाइडेड बाय B कितना है 1000 इंटू D कितना है 120। तो इक्वल टू हमारे पास परसेंटेज कितनी आ गई है, जहाँ पे 0.12%। तो 0.12% देख लिए हमने। तो 0.12% तो जो हमारे पास M20 कंक्रीट है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास टाउ सी की वैल्यू आएगी कोड से, वो हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो 4 यहाँ पे हम बात लिखेंगे 4 0.12% एंड M20 कंक्रीट। तो टाउ सी की वैल्यू हम यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ टाउ सी। तो टाउ सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो टाउ सी की वैल्यू जो आ रही है 0.28 न्यूटन पर mm²। यहाँ से कोड से जो वैल्यू आई है टाउ सी की वो कितनी आई है 0.28 न्यूटन पर mm²। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, टाउ सी की, फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ स्टील एंड M20 कंक्रीट। अगर हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमारे जो टाउ सी है तो 0.28 यहाँ से कोड से आ रही है 2 न्यूटन पर। तो के यहाँ पे हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे सॉलिड स्लैब की बात करें, फॉर सॉलिड स्लैब, यहाँ पे स्लैब क्या है सॉलिड, फॉर सॉलिड स्लैब, फॉर सॉलिड स्लैब्स, अगर हमारे पास सॉलिड स्लैब है तो हमारी जो टाउ सी की वैल्यू है वहाँ पे क्या करेगी, जो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ स्लैब हमारी अगर लेस देन 150 रहेगी तो वहाँ पे के की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टाउ सी इक्वल टू क्या रहेगा, जितनी टाउ सी की वैल्यू रहेगी 0.8 इंटू के। तो के की वैल्यू जो फैक्टर है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए
हमारे पास अगर डेप्थ ऑफ स्लैब लेस देन 150 रहती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं के जो फैक्टर्स हैं हमारे हम मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि 1.3 मीटर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 130 mm। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 0.28 इंटू 130। तो यहाँ से टाउ सी की जो एक्चुअल वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो टाउ सी की वैल्यू हमारे पास आई है 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सॉलिड स्लैब्स के लिए। अगर हमारे पास क्या है लेस देन 150 है, ठीक है जी, तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना, k इक्वल टू 1.30 मीटर हम लेंगे फॉर डेप्थ ऑफ स्लैब, फॉर डेप्थ ऑफ स्लैब लेस देन 150 mm। अगर डेप्थ ऑफ स्लैब 150 mm से कम रहती है, ठीक है जी, तो ये हम k की वैल्यू इतनी यहाँ पे लेंगे। ओके, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने। तो हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यूज और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट और शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी कि टाउ सी की वैल्यूज को। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे जो हमारी वैल्यूज आई हैं, ठीक है जी, वो कितनी सेटिस्फाई कर रही है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, टाउ भी हमारे क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए टाउ सी मैक्स से, टाउ भी लेस देन टाउ सी मैक्स। तो देखिए टाउ भी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेस देन है टाउ सी मैक्स से 2.8 है, क्योंकि 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, हेंस इट इज ओके। तो ये सही है। और दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं हम, टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए। तो टाउ सी की वैल्यू कितनी है 0.36 है, 0.36 लेस देन क्या है 2.8 न्यूटन, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ये भी क्या है ओके है, हेंस इट इज ओके। ओके, तो थर्ड कंडीशन को अप्लाई करते हैं, कंडीशन को शेयर कंसीडरेशन के लिए हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं इसमें। और क्या है, अगर हमारा टाउ बी लेस देन टाउ सी में टाउ सी रहता है तो हम शेयर इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे टाउ सी कितना है, टाउ बी कितना है 0.10 और टाउ सी की वैल्यू कितनी है 0.36। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे शेयर इन्फोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है, नो शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड, ठीक है जी, हेंस इट इज ओके। तो ये भी हमारा टर्म है जो सही है। तो यहाँ ये हमारा था चेक फॉर shear, ठीक है जी, नो एक्स्ट्रा shear enforcement is required, the slab is safe in shear because half the number of bars are bent up, ठीक है जी। तो यहाँ पे shear failure नहीं हो सकता, जो shear में जो है हमारा स्लैब वो सेफ रहता है, क्योंकि हम बेंट ऑफ बार्स हाफ द बेंट ऑफ बार्स यहाँ पे प्रोवाइड किए होते हैं, नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए होते हैं। तो ये कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, और जो समरी रहेगी, जो हम स्केच ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चंस का नेक्स्ट लेक्चर में।